नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बहस। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। जिन बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा आपने आज चुना है, उसी पर आज हम देश की बहस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें वो कौन सा मुद्दा है जिसको आपने चुना है आज देश की बहस के लिए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, देश कितना तैयार। 73% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है और मुद्दे को चुनने की वजह बेहद साफ है। कोरोना से हालात दिनों दिन विस्फोटक होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, क्योंकि अब हर रोज 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। कम से कम पिछले 24 घंटे का आंकड़ा यही बता रहा है। एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर रोजाना 5 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई ट्रैवल गाइडलाइन जारी की है और विदेशों से आने वालों की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी 7 दिन तक होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। इस बीच देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार पहुंच चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या देश तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए तैयार है? कोरोना की बेकाबू रफ्तार, दिल्ली से मुंबई तक हाहाकार। तीसरी लहर से निपटने के लिए देश कितना तैयार? हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार पहुंच चुका है। बावजूद इसके कोरोना की तीसरी लहर लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बीते कुछ दिनों से जिस रफ्तार से देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, डेल्टा के साथ साथ ओमिक्रॉन पांव पसार रहा है, वो लोगों को डराने लगा है। 31 दिसंबर को देश में कोरोना का आंकड़ा 22,775 था, जबकि 6 जनवरी को केस बढ़कर 1,17,000 हो गए। यानी पिछले 7 दिन में 5 गुना से ज्यादा तेजी से संक्रमण फैला है। और यही वजह है कि दूसरी लहर वाली वो खौफनाक यादें फिर से लोगों के जहन में ताजा होने लगी, जिससे बीते साल अप्रैल मई के महीने में लोगों को 2-4 होना पड़ा था। एक बार फिर वैसी ही तस्वीर सामने आने की आशंका है। इस बात का डर है कि अगले एक हफ्ते 15 दिन में ये केसेस 5 लाख या उससे भी ज्यादा क्रॉस हो सकते हैं। देश में 9 महीने बाद एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल 2021 को 1,03,794 केस मिले थे। वहीं अब 6 जनवरी 2021 को 1,17,094 केस सामने आए। और सबसे बड़ी बात ये कि पहली लहर आने में 119 दिन का वक्त लगा था, दूसरी लहर आने में 45 दिन का, जबकि तीसरी लहर सिर्फ 11 दिन में आ गई। अगर इसी रफ्तार से ये आगे बढ़ा तो दूसरी लहर से भी ज्यादा भयावह हालात हो सकते हैं। कि अच्छी बात यह है कि हमारे वैक्सीनेशंस के नंबर बेटर हैं पहले से, तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव अगर आता भी है तो वो इतना खतरनाक नहीं होगा, इतना बुरा नहीं होगा जितना कि सेकेंड वेव था। जिस ओमिक्रॉन को माइल्ड बताया जा रहा है, उसको लेकर खुद WHO चीफ टेड्रोस ने भी ये चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन जानलेवा है, इसे हल्के में ना लें। ऐसे में सावधानी ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। पीएम मोदी ने भी एक बार फिर से लोगों से इसी मंत्र को अपनाने के लिए कहा है। लड़ाई जितनी कठिन हो, अस्त्र शस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ बड़े शहरों तक है, बल्कि अब छोटे शहरों और गांवों में भी तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि देश में जिस रफ्तार से लाख से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं, वो कब 5 लाख और कब 10 लाख के आंकड़े में तब्दील हो जाएं, कोई नहीं जानता। और इसी पर आज देश की बहस करेंगे कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार के सामने देश कितना तैयार है। तो एक अहम सवाल जो आपको भी अपने नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, वो ये कि क्या तीसरी लहर से निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी है? इसी सवाल पर आज देश की बहस है और इस मुद्दे पर आपकी राय भी आप साझा कर सकते हैं। न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल के साथ साथ न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका, आरपी सिंह साहब आपका। आरपी सिंह साहब, ये 1.5 घंटे की देश की बहस है
और 1.5 घंटे जब तक हम इस कार्यक्रम को करेंगे, इस 1.5 घंटे में हमारे देश में 7,300 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके होंगे। हर 1 मिनट में 80 से ज्यादा। हर नागरिक यही सवाल पूछ रहा है अपने अपने चुने हुए नेता से, क्या हमारी तैयारी पूरी है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जो तीसरी लहर है, इसके लिए जितने हॉस्पिटल्स चाहिए, जितने बेड्स चाहिए, जितने ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स, जितने ऑक्सीजन की मशीन्स चाहिए, वो दूसरी लहर के चलते हुए उसकी तैयारी पूरी करी गई। अब जो इस लहर में एक ही बचाव है, वो है कि हम सबके सब लोग जब बाहर जाएं तो हम लोग मास्क के बिना नहीं जाएं, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं। और इसमें राजनीति नहीं है। मैं चाहूंगा कि कोई भी पार्टी इसको राजनीतिक डिमेंशन से मत देखे। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, बार बार हाथ सैनिटाइज करना और या धोना जरूरी है, और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि ये जो अभी लहर है, इसका स्प्रेड बहुत तेज है, इसमें कोई शक नहीं कि इसका जो विस्तार है वो बहुत तेज है और ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन आरपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि आप कुछ आंकड़े भी बताएं दर्शकों को, ताकि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ताकि वो जो विश्वास का संकट है, वो खत्म हो सके लोगों को समझ में आ सके कि दूसरी लहर से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। कुछ आंकड़े आपके पास हो तो जरूर गिनाइएगा। लेकिन मैं एक चीज आपसे उससे पहले जानना चाहता हूं, आरपी सिंह साहब, आप जो कह रहे हैं बात, सर, वो बिल्कुल आदर्श बात है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे नेता सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो में, सोशल मीडिया में अपील करते वक्त इन बातों को कह रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता आप बता दीजिए, बीजेपी नहीं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी, जो अपनी रैलियां ना कर रहे हों, रैलियों में लोगों को अपील कर रहे हो सार्वजनिक मंच से कि कृपया करके मास्क लगाइए, मैंने भी लगाया है, आप भी लगाइए, जो कह रहे हो कि कृपया करके वैक्सीन अगर लगा हुआ है तभी यहां पर आइएगा, और वो कह रहे हो कि रैली करने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव से ज्यादा जरूरी लोगों की जिंदगी है। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता बताइए। आरपी सिंह साहब, ईमानदारी से आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात पे आपके साथ बिल्कुल रजामंदी रखता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, पर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि चुनाव टाले जाए। सब राजनीतिक पार्टियों का नहीं, चुनाव नहीं टालने चाहिए क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खराब करेंगे। परंतु हाँ, कोरोना के चलते जो आपको उसमें चिंता करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो चिंता इलेक्शन कमीशन करे। वो इतनी बात कही, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि कोरोना के चलते हुए लोग और न उससे ग्रस्त हों, उसकी चिंता करने के लिए कहा गया। और हम तो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो सबकी सब रैलीज बंद हो। सर, इलेक्शन कमीशन अगर फैसला सुना देगा तो ना तो आरपी सिंह साहब मने करेंगे, ना आलोक शर्मा साहब मने करेंगे। चुनाव आयोग से बढ़कर थोड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी, ये तो ठीक बात है। लेकिन आपने ईमानदारी से स्वीकारा, ये अच्छी बात है। मैंने आपको पूरा वक्त दिया। मैं जरा आलोक शर्मा जी से वही सवाल दोहराना चाहता हूं। जी कहिए आरपी सिंह साहब, कहिए। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सब पार्टियां अपने पे लागू करें, ये जरूरी है। उसमें आलोक जी की पार्टी हो और हमारी भी पार्टी हो। तीसरी बात, आज देश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑक्सीजन के प्रोविजन कर दिया गया है। जो आप मुझसे पूछ रहे थे, ये आज चिंता की कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई ऑक्सीजन की दिक्कत हो तो उसकी चिंता अभी हो गई है। वहां पर जो ऑक्सीजन के मशीन्स लगनी है, वो ऑक्सीजन के जो मशीन्स चाहिए, वो उनका प्रोविजन वहां कर दिया गया है। और सरकार ये भी राज्य की सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और इसकी चिंता कर रही है कि किस प्रकार से जहां जितने बेड्स की जरूरत है उतने बेड्स का प्रोविजन भी किया जाए। ठीक है सर, लंबी चर्चा है। आरपी सिंह साहब, कुछ आंकड़े अगर आप जुटा सके तो जुटाइएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन आलोक शर्मा साहब, जो सवाल मैंने आरपी सिंह साहब से पूछा, वही सीधा सवाल आपसे। उम्मीद है आप भी अपील करेंगे, यहां पर आप भी चिंता जाहिर करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं की वो चिंता जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रही? आप कह सकते हैं कि हमने देखिए उत्तर प्रदेश में रैलियां रद्द कर दी हैं, मैराथन में भगदड़ मची, उसके बाद हमने मैराथन रद्द कर दी, लेकिन पंजाब को लेकर तो वो फैसला नहीं दिख रहा सर। पंजाब के मुख्यमंत्री तो आज भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये हो सकता है कि वो पीएम के साथ ना हो, कोरोना का हवाला देते हुए। आलोक शर्मा साहब, क्या वाकई ईमानदारी है सियासतदानों में? देखिए, मुझे लगता है ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी ऊपर से शुरू होती है। देश के प्रधानमंत्री के चारों तरफ 500 लोग होते हैं, सब मास्क में होते हैं। देश के प्रधानमंत्री मात्र अकेले बिना मास्क के होते हैं और फिर शाम को दिल्ली में आकर कहते हैं कि 2 मास्क है ज़रूरी और 2 गज दूरी। पिछली बार हेल्थ मिनिस्टर नप गए थे,
हेल्थ मिनिस्टर पे सारी जिम्मेदारी डाल के और सरकार भाग के खड़ी हो गई। अभी कह रहे हैं साहब ऑक्सीजन की चिंता है, पिछली बार तो ऑक्सीजन की वजह से कोई डेथ ही नहीं हुई, फिर चिंता किस बात की कर रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तक नहीं बनी है विभिन्न राज्यों के बीच में, जिसकी मांग बार बार कांग्रेस करती रही है। हम पूछना चाहते हैं भाई, इलेक्शन कमीशन गया, पॉलिटिकल पार्टी से मिल के आ गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर लिख के दे देती चुनाव नहीं होंगे तो क्या चुनाव नहीं होंगे? क्या इलेक्शन करवाना पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में है या पॉलिटिकल पार्टीज उनको रोक सकती हैं? इलेक्शन कमीशन भी दो मुहा काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करे, गवर्नमेंट से बात करे, सरकार से बात करे कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी और चाहिए, हम कब चुनाव कराएं, कब चुनाव नहीं कराएं। और अगर इलेक्शन टालने का कोई काम है तो केंद्र की सरकार का है, कैबिनेट का है, संसद का है, राष्ट्रपति का है। क्या इलेक्शन कमीशन की सरकार के बगैर कहे चुनाव को टाल सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है। एक मिनट अनुराग भाई, जिनका कोई सर पैर नहीं है। दूसरी चीज, नीति आयोग ने एक मिनट भाई, नीति आयोग ने 3 महीने पहले कहा कि सेकंड वेव आएगी फरवरी के आसपास। क्या तैयारी है? अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसी की? हेल्थ मिनिस्ट्री के कोई आंकड़े आ रहे हैं? कहीं पर कुछ नहीं। ओमिक्रॉन आ गया, दिल्ली में आज इतने मामले, आज 1 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं अगर हिंदुस्तान के अंदर, तो स्वाभाविक है कि वो पूरी तरह से महामारी का रूप ले चुका है। ठीक है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पिछली बार तो जब पंचायत चुनाव थे यूपी हाई कोर्ट ने मना भी किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाके चुनाव कराए। जानने के साथ साथ थोड़ा बताइएगा भी सर, वास्तव में आलोक जी, जानने के साथ साथ आरपी सिंह साहब से थोड़ा बताइएगा भी, जो बातें आपने कही उसमें पहली बात जो आपने कही, आपने कहा कि देखिए ऊपर से शुरू होता है। क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो बात प्रधानमंत्री करेंगे कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए आदर्श होगा? पहली बात आलोक जी, हाँ या ना में बताते रहिएगा सर। मैं आपसे जो आपने अब तक कहा है मैं वही आपसे समझ रहा हूँ। सबके लिए आदर्श है। ठीक है, मैं उत्तर दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि वैक्सीन भी लगवा लीजिए। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के लिए हर तरह से, अरे भाई तो वैक्सीन तो लगवाई है ना, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाने का काम तो सरकार ने किया है। आज भी 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने एफिडेविट दिया था 31 दिसंबर तक वैक्सीन लग जाएगी। आज भी हम बड़े देशों में 19वें नंबर पर हैं वैक्सीनेशन। अच्छी बात, आपने कहा प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए भी आदर्श हैं। अच्छी बात है, ये आदर्श स्थिति तो दिखनी चाहिए। आरपी सिंह साहब, आपको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आलोक जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल, अगर आपके मुताबिक प्रधानमंत्री, मत मेरे मुंह में क्या कहा आपने? मैंने मुंह में शब्द मत रखिए मेरे में। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं। अगर प्रधानमंत्री, एक मिनट भाई सुनिए ना, प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं बिना रैलियों में, बिना मास्क के जा रहे हैं तो क्या, तो आप भी वही करेंगे? मेरा तो ये कहना है। तो आप भी वही करेंगे? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री आदर्श है कांग्रेस पार्टी के, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री सही नहीं कर रहे हैं तो आप भी सही नहीं करेंगे। हमने तो उत्तर प्रदेश में हमने रैलियां बंद की। अनुराग जी, हमने उत्तर प्रदेश में रैलियां बंद की ना, हम आगे भी रिपोर्ट मंगा रहे हैं, वहां पर भी रैलियां बंद करेंगे। आलोक जी, देखिए आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, पेज का आप भी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हो सकता है चौथे नंबर की पार्टी हो, 5वें नंबर की पार्टी हो, कम से कम पिछले विधानसभा चुनाव के आधार पर मैं ये कह रहा हूं। आपने उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया तब जबकि बच्चियों की मैराथन में भगदड़ मचती है, बच्चियां घायल होती हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि हम अब उत्तर प्रदेश में रैलियां नहीं करेंगे। आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, ऐलान करें कि हम पंजाब में रैली नहीं करेंगे, चन्नी साहब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। एक तरफ कह दीजिए आप सर। आलोक जी ये बोलो, आप रैली उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हो, हरिद्वार में आपके पोस्टर लगे हुए हैं, आप का सवाल पूछ रहे हैं। आप रैली नहीं करोगे उत्तराखंड एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे कह सकती है कि यहाँ नहीं करेंगे और वहाँ करेंगे? हम सर आप ही कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं? कंडक्ट लागू नहीं होता इलेक्शन। अरे आलोक जी, उत्तर प्रदेश में क्यों रद्द किया आपने रैली, किस आधार पर? अनुराग जी, मैंने कहा ना कि बाकी राज्यों से हम, एक मिनट सुन लीजिए ना भाई, आप सवाल भी आप ही कर रहे हैं, उत्तर भी आप दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम बाकी स्टेट से भी रिपोर्ट मंगा रहे हैं और वहां पर भी करेंगे, इसमें कहां आफत है? बीजेपी क्यों नहीं करती है इस बात का? ये आप भी जानते हैं कि जब बातों को घुमाना हो तो फिर रिपोर्ट मांग ली जाए, लेकिन मोदी साहब आज भी कैमरा लेकर, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं आलोक जी, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में फैसला होता है तो पंजाब में रिपोर्ट मांगी जाएगी। अरे भाई आज भी विपक्ष जितनी बेबाकी से आरपी सिंह साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार नहीं है, उतनी ईमानदारी से आप कह सकते हैं कि हाँ हमारी पार्टी भी ईमानदार नहीं है। दिक्कत क्या है?
आरपी सिंह साहब ने तो पहली लाइन में कहा मैनेजमेंट इनसे इतना पूछिए, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं हरिद्वार से। ईमानदारी की क्या बात है इसमें? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद पावर्स किसके पास हैं? अगर केंद्र सरकार आज एक फार्मूला कर दे, एक चिट्ठी निकाल दे, तो पूरे देश में रैलियां बंद हो जाएंगी। बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? आपका जो निकालता केंद्र प्रदेश पर लागू होता है, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। पंजाब पर क्यों नहीं लागू करते हैं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ डॉक्टर डीएस राणा साहब जुड़ चुके हैं। आप चेयरमैन हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर डीएस राणा मुस्कुरा रहे हैं नेताओं के बयान सुनकर। मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी को क्या लगता है, क्या देश, क्या राज्य, तमाम राज्य जहां पर कांग्रेस भी सत्ता में है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी सत्ता में है, क्या वो इस तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार हैं, ईमानदार हैं? अनुराग भदौरिया साहब। देखिए, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब फेल होती है तो विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहती है, कामयाब होती है तो अपने ऊपर सारी वाहवाही लूटना लेना चाहती है। आखिर सरकार चाहती क्या है? भाई, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने तो लॉकडाउन तो विपक्ष से पूछ के नहीं किया था। जब लॉकडाउन किया था तो आपने 8 बजे कर दिया था लॉकडाउन। आपने किसान का बिल जब यहाँ पे पास किया पार्लियामेंट में, तो भी आपने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज जब आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश में चुनाव है और देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार को भी तो कोई गाइडलाइन सामने पेश होना चाहिए कि सरकार चाहती क्या है। भाई, जब सरकार यहाँ पे कोविड था और जिला पंचायत के जब चुनाव चल रहे थे तो कोविड यहाँ पे पीक पे था। आपने जिला पंचायत के यहाँ चुनाव कराए, कितने लोगों की जान जोखिम में गई, कितने लोगों की मौतें हुई, इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार को उठानी होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, तब भी आप वहां पे रैलियां कर रहे थे, तब भी कोविड अपने पीक पे था। कितने लोगों को आपने जिंदगी को खतरे में डाला, कितने लोगों की जाने गई। जिम्मेदारी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। ठीक है अनुराग भदौरिया साहब, सरकार क्या अनुराग भदौरिया साहब, सरकार की गाइडलाइन क्या है? आपने अपनी बात तफसील से कही। आप कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सर, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर संभवतः हो सकता है आप अपने मोबाइल पर भी देख लेंगे, ट्विटर हैंडल पर। अखिलेश यादव ने अब से तकरीबन 1 घंटे पहले ट्वीट किया है। गोंडा में आज उनका कार्यक्रम था। इसमें जितने भी सैकड़ों लोग हैं, उनमें बमुश्किल कुछ ही लोग होंगे चुनिंदा जिनके मुंह पर मास्क है। और इसी से जुड़ी एक और तस्वीर है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिसमें 1 दर्जन लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं। और अफसोस की बात यह कि किसी ने मास्क नहीं पहन रखा है। अखिलेश यादव के साथ साथ एक मासूम बच्चा भी खड़ा है इस फोटो में। मैं नहीं जानता वो कौन है, मास्क उसने भी नहीं लगा रखा है। समाजवादी पार्टी क्या गंभीर है कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, आपको हमारी फोटो तो आपने दिखा दी, आप जरा योगी जी की भी दिखा दीजिए रैली की फोटो है। क्यों नहीं दिखाते आप दिखाइए ना। आपको आप अपनी फोटो पर जवाब दे दीजिए। योगी जी की फोटो पर आरपी सिंह साहब से पहले ही सवाल में पूछ चुका हूं। प्रधानमंत्री जी रैली करने जा रहे हैं पंजाब, मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अनुराग भदौरिया साहब, आप तो सुलझे हुए नेता हैं सर, आप जानते हैं सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, आप तो जानते हैं सर, सुलझे हुए नेता हैं। जवाब सवाल अखिलेश यादव की रैली, बिना मास्क के लोग, बिना मास्क के बच्चा, बिना मास्क के अखिलेश यादव। सवाल ये है मेरा। आपने पूछ, अरे भाई काहे पगला रहे हैं आप? आपने सवाल मैं पगला नहीं रहा, और आपसे गुजारिश है शब्दों की मर्यादा रखिए। नहीं, शब्दों का सही कर रहे हैं आप। जबरदस्ती सवाल पूछने के बाद सवाल पूछ रहे हैं। अरे सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूं। दीजिए जवाब। आरपी सिंह साहब सुन लेते हैं। आरपी सिंह साहब माफ कीजिए, सुन लेते एक एक करके। अनुराग भदौरिया साहब जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए ना। आप हिम्मत दिखाइए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछने का, प्रधानमंत्री जी से पूछने का, मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम से पूछने का उत्तर प्रदेश के, कि क्यों रैली हो रहे हैं, क्यों गाइडलाइन आप नहीं बना रहे, क्यों आप नहीं यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों की जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं, क्यों नहीं आप ऐसा सिस्टम बनाते यहाँ पे, क्यों चुनाव की गाइडलाइन चुनाव आयोग से आप आग्रह करते कि यहाँ पे गाइडलाइन बना दी जाए, क्यों नहीं आप चाहते हैं? माने भारतीय जनता पार्टी रैली करती रहेगी, उस पर सवाल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी सामाजिक अगर कोई काम करेगी, समाज में मिलने जाएगी, किसी के दुख सुख में अगर मिलने जाएगी, वहां लोग मिलने आएंगे तो उस पर सवाल उठेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी भाषण देंगे, रैली करेंगे, सवाल नहीं उठेगा। शायद आप देर से जुड़े तो इसलिए आप सवाल सुन नहीं पाए। इस डिबेट का पहला सवाल यही था जो मैंने आरपी सिंह साहब से पूछा था, और आरपी सिंह साहब ने माना कि पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार नहीं है। यही सवाल आलोक शर्मा से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी अपना जवाब दिया। और यही सवाल मैंने आपसे भी पूछा अखिलेश यादव के फोटो के साथ। तो मैं यही आपसे जवाब दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के घूम घूम के रैली कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे गाइडलाइन लेके आए। गाइडलाइन लाने के लिए किसने बोला है?
भाई किसी ने मना किया क्या? किसी ने रोका आपको गाइडलाइन बनाने के तो लिए? मतलब या जो चुनाव योगी आयोग की आदित्यनाथ करेंगे वही अखिलेश यादव करेंगे, उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। कमाल कह रहे हैं आप लोग भी, कमाल के माने हर सवाल तो पूछा जाएगा किससे? माने जो भी आपसे सवाल होगा, सवाल पूछा जाएगा विपक्ष से। अरे आप जवाब दीजिए ना सर। ये सवाल आलोक जी से भी पूछा मैंने कि क्या मोदी जी उनके लिए आदर्श हैं, क्या योगी जी आपके लिए आदर्श हैं? हाँ, मैंने तो बोला योगी जी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आप डर सकते हैं योगी जी से। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जमहूरियत में। चलो आपने इतना तो माना कि हम यहाँ पे बड़े नेता और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है, यही बोलिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कम से कम यही माना आपने। विषयांतर मत होइए अनुराग भदौरिया, सवालों से मत भागिए, इधर उधर बातों को मत लपेटिए सर। ये अफसोस की बात है, आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि हाँ गलती हो रही है। बंद कर दो अनुराग भदौरिया। नहीं, कोई गलती नहीं हो रही है। बंद कर दो। अगर अखिलेश यादव बिना मास्क की रैली कर रहे हैं जिसमें बिना मास्क के लोगों की भीड़ पहुंच रही है तो कोई गलती नहीं है ना। इतना हल्ला मचाने से अच्छा सरकार से पूछे गाइडलाइन क्यों नहीं लेके आती है? सवाल हमसे पूछ रहे हो, माने विपक्ष से सवाल होगा, नौकरी नहीं मिल रही है तो विपक्ष से सवाल, महिलाओं पे अत्याचार होगा तो विपक्ष से सवाल, फिर विषयांतर मत होइए। सवाल विपक्ष से होगा। अखिलेश यादव बिना मास्क के घूमेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री की, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। क्यों कर रहे हैं? अगर कोई यहाँ पे नहीं यहाँ पे बेरोजगार युवक, सर मैं तो अभी वैक्सीन पे पहुंचा ही नहीं हूँ, मैं तो अतीत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ। सवाल विपक्ष से होगा, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत आप ही नहीं जुटाते हो। अरे आप थोड़ा चैनल देखा कीजिए अनुराग भदौरिया साहब, शायद आपको जानकारी होगी, थोड़ा अपडेट होंगे सर। इसी कार्यक्रम को शुरुआत से आप देखिएगा अनुराग भदौरिया, मैं आपको यूट्यूब लिंक भेज दूंगा, इसी कार्यक्रम को शुरुआत से देखिएगा। पहला सवाल यही है जो आप चाह रहे हैं, आप अपने सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी उस पॉलिटिकल मजबूरी का भी सम्मान करता हूं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, आप नहीं बोल पाएंगे, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर डीएस राणा, पॉलिटिकल क्लास कितनी सीरियस है ये तो आपने देख लिया सर। 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनने के बाद आपने आकलन कर लिया होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस रफ्तार से देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं बल्कि जानलेवा डेल्टा भी शामिल है, क्या हमारा देश पूरी तरीके से तैयार है? क्या स्थितियां बहुत जल्द सामान्य होने वाली हैं या विकराल हो सकती हैं? देखो, अभी तो जो ओमिक्रॉन है बड़ी तेजी से फैल रहा है, सब आप देख रहे हैं कि सुमानी की तरह आ रहा है और दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से फैल रहा है। और हो सकता है जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि 3 हफ्ते तक जो काफ़ी पीक में आ सकता है। हालांकि ये केस ज़्यादा सीरियस नहीं है इस बार, पर अभी कहना मुश्किल है। पर मान लो केस इतने ज़्यादा हो जाते हैं लाखों में और उसके 0.5% या 1% पेशेंट को भी आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उस पर भारी पड़ेगा वो। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसका जो संक्रमण है उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है जी, ताकि कम से कम हो। और उसके लिए चाहे रैली पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हैं, या किसी भी टाइप की रैलीज हैं या स्कूल हैं, वो सुपर स्प्रेडर होते हैं, वहाँ से जल्दी फैलेगा आग की तरह। तो इसलिए ये सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी ढाल है वो पहली और सबसे बड़ी वो मास्क है, ताकि वायरस आपके अंदर एंटर नहीं हो सके। वैक्सीनेशन तो जब सेकंड ढाल है, जब वायरस एंटर हो जाएगा तो वैक्सीन कितनी फाइट कर पाएगी, कितनी नहीं फाइट कर पाएगी। एटलीस्ट N95 पहना होगा तो 95% तो आपको बचाव होगा जी। वैक्सीन लगी होगी तो आपका 80% ही बचाव होगा, अंतर होगी आगे तक, फिर भी चांस होंगे। अब लोग आजकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें तो 2 दफा वैक्सीन लगी है, 1 दफा। बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं सर उस पर भी आऊंगा, जुड़ूंगा एक बार फिर आपके साथ। हमारे साथ जयपुर से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अक्षिता जी। अक्षिता पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, नमस्ते सर। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल जो पार्टीज ने क्या तैयारी करी है कोरोना को लेकर, कि जिस तरीके से हमने सेकंड वेव जो है उसको देखा और अभी थर्ड वेव, चूंकि राजस्थान में तो सर स्थिति ये है कि जो यहाँ के जो सीएम है, माननीय मुख्यमंत्री साहब है, उनको दूसरी बार जो है वो कोरोना हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आज ही की रिपोर्ट है कि केवल राजस्थान में 58 जांचें ही हो रही हैं और इन जांचों को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है
और सरकार जो है वो किस तरीके से तीसरी लहर जो है उसके लिए काम कर रही है, क्योंकि अभी तो जो है स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है सर। अभी जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मतलब अपने व्याख्यान दे रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक राज्य जो होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उसके लिए जो राज्य का नेता होता है ना, वही जिम्मेदार होता है। ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट आप कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षिता अपना सवाल पूछने के लिए। आरपी सिंह साहब, केंद्र के स्तर पर कुछ भरोसा सर, क्योंकि देखिए दिल्ली में अब वीकेंड लॉकडाउन लगा है। वीकेंड लॉकडाउन का मतलब यह है कि 2 दिन दिल्ली में दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली अगर 1 दिन के लिए बंद रहती है तो तकरीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है दिल्ली वालों को, जो प्रति व्यक्ति लगभग 500 रुपए बैठता है। और दूसरी लहर में पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन और फिर उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन, और फिर हमने देखा कि अकेले दिल्ली से तकरीबन 13 लाख लोगों का पलायन। ये पूरे देश की स्थिति थी, एक भरोसे का संकट है यहाँ पर। तैयार है क्या देश वाकई केंद्र सरकार के स्तर पर? आप ये भरोसा दे सकते हैं उस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर? मैं कुछ जानकारी आपको देता हूँ। देश में लगभग 20 लाख बेड इस समय कोरोना के लिए हॉस्पिटल बेड है। मेरे पास डेटा है जो कि कहता है कि देश के अंदर लगभग 1 लाख आईसीयू बेड हैं, 1 लाख आईसीयू बेड हैं और 50,000 वेंटिलेटर बेड्स हैं इस समय जी। और सरकार ने अपनी तरफ से वेंटिलेटर मशीन, मैंने कहा ऑक्सीजन की चिंता सरकार ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट वाइज कर ली है। परंतु एक निवेदन है कि हेल्थ ये जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है। थोड़ा उसकी चिंता स्टेट वाले जितना अग्रेसिवली करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सर आधे राज्यों में तो आप हैं, आधे से ज्यादा में, वहां भी आप ही को करनी है। जहाँ हम हैं हम करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, परंतु जहाँ बाकी है वो भी करेंगे। तो कह रहे अगर हमारी की कमी को हम उसको ठीक करेंगे, परंतु ये ना हो कि पिछली बार की तरह यहाँ से मशीनें जाएं और वो मशीनों का उपयोग ना हो, मशीनें खराब पड़ी रहे। मशीनें ऑलरेडी हैं। मेरा निवेदन है, वो बेशक मेरी राज्य की सरकारें हैं, बेशक वो कांग्रेस की है, वो बेशक अन्य पार्टियों की राज्य की सरकारें हैं, कृपा कर जो सरकार ने सुविधा दी है वो जरा एक बार उसको दुरुस्त कर ले, उसको चेक कर ले कि वो सबकी सब मशीनें ठीक है नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको निजी दे रहा हूँ। मैंने सेकंड वेव के दौरान कोरोना के ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नीचे बांटे थे, अभी मैंने सबको फोन कर पूछा, चेक कर लो भैया कि ठीक है या नहीं है, या हमें उसकी चिंता करनी है, तो उसका एक लाभ मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, बाद में जब जरूरत होगी उस समय मशीन नहीं चलेगी। इसी प्रकार राज्य सरकारों से निवेदन है कि कृपा कर अपने यहाँ जो मशीनें सेंटर ने दी हैं उसको एक बार चेक कर लें। बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आलोक सर, बात बहुत वैलिड यहाँ पर देखिए आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, और अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा सियासी बयान नहीं दिया है जिसमें तूतू मैमे की राजनीति नजर आए। लेकिन आलोक शर्मा साहब, आप तो दिल्ली में रहते हैं सर, दिल्ली की स्थिति को भी बेहतर समझते हैं। दिल्ली में जितने ऑक्सीजन बेड हैं वो बहुत तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 124 मरीज थे आंकड़ों के मुताबिक 3 जनवरी को दिल्ली में ऑक्सीजन पर, फिर वो बढ़ते हैं, वो पहुंच जाते हैं 800 के आसपास, फिर वो 1100 के आसपास, फिर वो 1200 के आसपास। जिस रफ्तार से देश की राजधानी दिल्ली में भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये माना जा सकता है कि पूरे देश का हाल कमोवेश वैसा ही है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, बाकी राज्य हो, महाराष्ट्र हो, एक बड़ा वहां पर आंकड़ा सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है कि उतनी ईमानदारी, उतनी गंभीरता दिख पा रही है कांग्रेस रूल्ड स्टेट में भी? ईमानदार जवाब। देखिए, मुझे लगता है ईमानदारी तो उसमें भी रहती कि आप मोदी जी का एक बिना मास्क का फोटो दिखा देते जनता को तो बहुत अच्छा रहता। खैर, हमारी तो मजबूरी हो सकती है, हमें चुनाव लड़ना है। मीडिया की कौन सी मजबूरी है हमें नहीं पता। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप रैली नहीं करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हो, उत्तराखंड में रैली नहीं करेंगे। तो उसके बाद मैं किसी के बीच में नहीं बोला भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं चुप हो जाता हूँ। आप हरिद्वार से चुनाव लड़ने मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही लोग बोलते हैं। ठीक है, आरपी सिंह साहब सुन लीजिए। आप सुनिए ना बात को, इतना गंभीर विषय है, आप सबके बीच में बोलते हैं। आरपी सिंह साहब, आप उम्र में सबसे बड़े हैं, आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूँ आरपी सिंह साहब, आलोक जी आपसे उम्मीद कर रहे हैं, अपने शुभकामनाएं दे दीजिए। दुनिया को पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर पाठ लागू कर ले। दुनिया को पाठ पढ़ा रहे हैं, मोदी जी को पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने से लागू करें ना। और आज ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। सिंह साहब सुन लेते हैं। सिंह साहब आपने अपनी बात कह ली, सुन लेते हैं। कहिए आलोक जी, कहिए। जब 1 लाख बेड और 50,000 बेड और सब है तो क्यों इतना घबरा रहे हैं भाई, क्यों चिंता कर रहे हैं इतना? अभी तक तो पिछले आंकड़े नहीं पता कि कितने ऑक्सीजन से लोग मरे। सुप्रीम कोर्ट में आप लिख के देते हैं कि ऑक्सीजन से कोई आदमी नहीं मरा। मुझे लगता है थोड़ा धैर्य से, संयम से चलिए। कहाँ से आप बेतुकी बातें करते हैं?
हेल्थ कहाँ से आप अरे कहाँ से ढूंढ लाते हैं आप? आप कह रहे थे आपने लोकसभा सर में, सुनिए ना, लोकसभा में आपने सदन में बोला सर है सुनिए कि भी बात, कभी आप से एक सुनते भी नहीं है मौत ना। हुई है। वो तो सुप्रीम कोर्ट डिजास्टर की बात कर मैनेजमेंट रहे एक्ट का हैं मतलब दुर्गा क्या है? साहब, थोड़ा ध्यान मुझे से केवल सुनिए। एक बात बता थोड़ा वो दीजिए, कान से पीएम निकाल केयर्स के फंड का ध्यान से पैसा, सुनिएगा आपको। आप तो यहाँ पीएम बात केयर्स वो बात कर रहे हैं सुन तो कि लीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट सबके के बीच में अंदर बोलते हैं, आप इसीलिए पर देश का देखिए, बेड़ा गर्क कर दिया आपके बीजेपी घर ने। परिवार में, गांव सुनिए में, जरा शहर बेड़ा में गर्क तो किसी राहुल की गांधी ने मौत कर नहीं, दिया। ऑक्सीजन की कमी सर से सुनिए ना किसी भाई, की मौत नहीं हुई, जरा सर, बता सर, दीजिए। एक-एक सुप्रीम कोर्ट में करके, आके एक-एक 10 एफिडेविट। आपने भदौरिया साहब मैं आऊंगा आपके पास, भदौरिया साहब फिर आऊंगा आपके पास एंकर सर, साहब रोक लीजिए ना, इनको फिर शांत कर लीजिए। भदौरिया साहब मैं आऊंगा आपके पास, फिर गर्मा गर्म चर्चा करेंगे। की झूठ बोलते हैं भारतीय यार, जनता पी सिंह पार्टी साहब के सबके नेता। बीच में भदौरिया बोलते साहब हैं। मैं आऊंगा आपके और पास। नहीं, सदन में खड़े आलोक होकर जी, झूठ बोलते आलोक हैं मैं चुप हो कि जाता किसी हूं। की आलोक मौत जी नहीं हुई कहिए। तो आप तो कुछ भी कह दोगे। आलोक जी आपसे कोई कहिए। फर्क नहीं मैं चुप हो पड़ता, जाता हूं। लाखों लोगों की मौतें हो जाएगी, हिंदुस्तानियों क्या अनुराग भदौरिया मैं आऊंगा आपके पास, आलोक जी अपनी बात नहीं कंप्लीट नहीं, कीजिए। इनसे पूछे कैसे कह देते हैं ऐसी बातें। कोई पाकिस्तानी थोड़े थे जिन लोगों की मौतें हुई है, हमारे आपके भाई बहन थे जिनकी मौतें हुई है, और आप इतनी बेशर्मी से, बेदर्दी से बोल देते हो कि एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। इतना काला झूठ, और पूरे सर ये हिंदुस्तान तो के कहा ही नहीं सामने आरपी जो सिंह इतना साहब ने, काला झूठ बोल सकते हो, ये वो कुछ आरपी भी सिंह बोल साहब ने सकते हैं। नहीं कहा इस चर्चा में। अनुराग जी सुन लेते हैं, आरपी एक सिंह एक साहब ने नहीं बोला, इनकी पार्टी ने बोला है। ठीक है, और लोकसभा ठीक में है। खड़े होकर बोला है। रोटी और चौर आलोक पार्टी जी, के नेता अनुराग भदौरिया माफ कीजिए, आपकी आवाज कम करनी होगी। अरे आरपी सिंह साहब माफ कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखो, मुझे लगता है इतना सेंसिटिव विषय है। आरपी सिंह साहब ने 2 मिनट बोला, कोई बीच में नहीं बोला, और वो सबके बीच में बोलते हैं। सुनिए भाई, धैर्य रखिए सुनने का भी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पीएम केयर्स फंड का सारा पैसा तो कहां जाता है वो हम नहीं बताएंगे। राज्यों का जीएसटी का पैसा हम नहीं देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर भी जीएसटी हम लगाएंगे, अन्य उपकरणों के ऊपर भी जीएसटी हम लगाएंगे, लेकिन जिम्मेवारी राज्यों की है, राज्य कर लें। 20 लोग यूपी के अंदर शादी में होंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान है, लेकिन रैली में कितने होंगे उस पर कोई कहीं पर किसी ने आलोक कोई जी, वो नहीं आलोक है। जी देखिए, मोदी अफसोस की साहब बात है, वहां पर जाकर आप भी रैलियां करते सेलेक्टिव हैं, जवाब शाम दे को रहे आकर हैं। दिल्ली में आपसे ज्ञान सवाल फेंक पूछा देते हैं। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आप भाई, गिना रहे हैं उत्तर प्रदेश, इन मैं 4 राज्यों की selective बात नहीं दे बताइए रहा ना हूं। सर, वहां तो सत्ता में आप हैं। मुझे केवल ये बताइए, क्या दोहरे मापदंड पंजाब की सरकार ने अपनाए हैं? नहीं अपनाए हैं अभी तक। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनाए हैं। मैं इसको पॉलिटिकल फिर भी नहीं बनाना चाहता अनुराग जी। मुझे एक बात बताइए, लास्ट सीरो सर्वे कब हुआ था? आरपी सिंह साहब के पास आंकड़े, पूछिए इनसे लास्ट सीरो सर्वे कब हुआ। वैक्सीनेशन के लिए हालत खराब है हमारी, बिल्कुल। 30 सितंबर के बाद से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगनी थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। जीनोम सर्वे किसके पास है? सर वैक्सीन तो राज्य ही लगाएंगे ना, सरकार के पास वो तो होगा, राजस्थान ICMR भी के पास लगाएगा, होगा। पंजाब भी उसके अनुसार लगाएगा, क्या करना है? छत्तीसगढ़ भी लगाएगा, नीति आयोग, महाराष्ट्र भी लगाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश लगाएगा, उत्तराखंड लगाएगा। भाई डिजास्टर, ये पल्ला झाड़ने, एक मिनट, ये पल्ला झाड़ने वाली बात है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा, जिस समय पर, वो क्या राज्यों से पूछकर लगाया था आपने? जब पलायन हुआ मजदूरों का, तब क्या आपने राज्यों से पूछा था कुछ भी? ना, ये आपने गेंद दूसरे के कई पाले में मंत्रियों डालने की बलि बात दे दी, है। हमें हम समझ आ वैक्सीनेशन गया। पर सवाल लेकिन उठाएंगे, क्या लेकिन आपने हमारे राज्यों राज्य में की अगर कोई वैक्सीनेशन की coordination रफ्तार कमेटी बनाई? कमजोर है तो हम उस पर बात नहीं नहीं, करेंगे। सर, मुझे- आलोक जी ईमानदारी से जवाब दीजिए। अरे साहब, वैक्सीनेशन है कहां? अनुराग जी, 18 करोड़ वैक्सीन है इस टाइम हिंदुस्तान में, 60 करोड़ वैक्सीन चाहिए अभी। ये आंकड़े हैं जो सरकार रिलीज कर रही है। बूस्टर डोज कहां है? बूस्टर डोज तमाम देशों में बूस्टर डोज है। बड़े देशों की लिस्ट में हम 19वें नंबर पर हैं वैक्सीनेशन में। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये विपक्ष जो है ना, ये बड़ा खराब है, ये विषयांतर कर देता है। ये सारा किया धरा ही जो है पूरी तरह से विपक्ष का है। नहीं सर, विपक्ष कुछ सत्ता नहीं खराब है, करता इस देश राजनीति के खराब है, जो अंदर। विपक्ष को विषयांतर चाहिए करने कि की कुछ कोशिश करे। करती है, उसका एक मोदी हिस्सा आप जी भी हैं। लिट्टी चोखा खा रहे थे उस समय पर। अरे भाई नमस्ते, नहीं अनुराग जी, नमस्ते ट्रंप से लेकर आज तक मोदी जी का आचरण देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सबसे खराब रहा है। वो तो सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश की मैराथन बंगाल की बच्चियों रैलियां हो, बिहार की रैलियां हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में बच्चियों की मैराथन, क्या अच्छा आचरण है? मुझे तब जबकि ओमिक्रॉन बच्चों में फैल रहा है। हुई, हमने रोका उसको। हमने इतनी भीड़ आ रही थी, हमने उसको रोका ना। कितनी मैराथन करा दी आपने, उसके बाद रोका? पहल की। अब तो इनसे पहल करवा दीजिए आप। मैं तो कह रहा हूं, न्यूज नेशन चैनल एक सम्मानित, अरे भाई आपको विपक्ष ने तो बाद में रोका, विपक्ष दोषी है, और जो आज तक नहीं रोक रहा वो बहुत बढ़िया है। कैसा? बिल्कुल बढ़िया नहीं है अनुराग जी, आपको बिल्कुल बढ़िया नहीं सर, चाहता हूं, इसीलिए तो बार बार आरपी सिंह साहब से भी सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी का एक फोटो दिखाइए एक रैली का जिसमें मोदी जी मास्क लगाए हुए हो।
एक फोटो दिखा दीजिए या बिना मास्क वाला चला दीजिए, अगर ठीक है। न्यूज नेशन चैनल में हिम्मत है तो। नहीं, हमारी हिम्मत मैं का चैलेंज टेस्ट कर रहा आप हूं मत आपको। लीजिए। पीसीआर को कहिए दिखाएं पहले एक आप मोदी हिम्मत जी का जुटाइए फोटो कि एक और योगी पॉलिटिकल जी का पार्टी के फोटो। प्रवक्ता के तौर पर आप इतनी हिम्मत नहीं, जुटा मैं पा रहे क्यों हैं कि नहीं आप लूंगा? ईमानदार जवाब दे भगवान पा है रहे आप लोग। हैं या नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, आप लोग आपके भगवान पास हैं, अगर आपका आंकड़े हो टेस्ट तो आप नहीं लेंगे। बताइएगा कि राजस्थान के पास कितनी वैक्सीन है जो मैं नहीं कह लग रहा हूं, पाई मैं है तो अब तक। ईमानदार दे रहा हूं। आपके पास अगर अरे आंकड़े मैं हो तो बताइएगा पॉलिटिकल कि पार्टी का महाराष्ट्र में किस रिप्रेजेंटेटिव हूं। तेज रफ्तार के साथ अनुराग कोरोना के भाई, आंकड़े बढ़ आपका रहे हैं कसूर और नहीं उसके है। पीछे की वजह क्या है? आपका कसूर महाराष्ट्र नहीं है, की चैनल डबलिंग को रेट एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, राष्ट्रीय डबलिंग माल रेट मिल से रहा है, ज्यादा क्यों है? यूपी गवर्नमेंट से माल आलोक मिल शर्मा रहा है। साहब, मेरी हिम्मत का अरे टेस्ट मत महाराष्ट्र पे लीजिए चले जाएंगे, आप आप तो मुझे बीजेपी के बताइए कि प्रवक्ता से महाराष्ट्र भी का आगे डबलिंग चले रेट गए। क्यों है नेशनल रेट से आप ज्यादा? तो बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग जी मैं आपकी हिम्मत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। बोलिए। आप इसको राज्यों में बांटेंगे, आप इसको जातियों में बांटेंगे। ना ना, थोड़ी देर में जाति आप नहीं धर्मों सर, में केवल बांटेंगे राज्य, इसको। क्योंकि यही तो हेल्थ बीजेपी की स्टेट गाइडलाइन सब्जेक्ट है, आप भी जानते हैं ये यही तो राज्यों की सिखाया जिम्मेदारी है। बीजेपी ने। अरे भाई यही तो बीजेपी सिखा रही है पूरे देश को। क्या नहीं है? आप क्या मैं एक गलत फोटो बोल रहा दिखा हूं? दीजिए मोदी जी का, के देखिए मोदी जी क्या गलत कर मैं रहे हैं, गलत इनको बोल मास्क रहा हूं? लगाना मुझे चाहिए। गलत सिखाया मैं है चैलेंज कर रहा बीजेपी हूं, ने। एक घंटे का शो क्या है। हेल्थ मैं वेट स्टेट कर रहा हूं। सब्जेक्ट नहीं है? मैं इंतजार क्या स्वास्थ्य करूंगा। राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है? आप दुरुस्त कर दीजिए सर मुझे। करूंगा कि न्यूज नेशन मोदी जी का आप एक फोटो मुझे दिखाए तुरंत दुरुस्त कर कि दीजिए मोदी जो और बात मैंने लिखे कही और अगर वो एंकर गलत कहे है। कि क्या मोदी हेल्थ जी स्टेट को सब्जेक्ट मास्क नहीं लगाना है? चाहिए। क्या हेल्थ राज्यों की आप एक जिम्मेदारी बार नहीं कह है? दीजिए मुझे, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा भाई। ना ऐसे अगर आप बोलिए बोलिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद हेल्थ नहीं है, हेल्थ यूनियन सब्जेक्ट है इस समय पर, हेल्थ यूनियन सब्जेक्ट है। अगर मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल है तो सेंटर देता है। अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, नाइट्रोजन के सिलेंडर्स को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो सेंटर करता है। अगर ऑक्सीजन के प्लांट लगाने हैं तो सेंटर लगाएगा। इस समय अगर किसी राज्य में 144 लगनी है, अगर किसी राज्य में नाइट कर्फ्यू पैसा लगना है, रिलीज सेंटर अगर से किसी होगा। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगना है तो कौन लगाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? एक मिनट मैं बता दीजिए सर। मैं बताता हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद 144 लगाने का अधिकार भी सेंटर के पास रहता है, लेकिन सेंटर ने जब देखा कि हालात हमसे तो संभल नहीं रहे तो राज्यों पे डाल दो। राज्यों ने क्या किया? अब किसके ऊपर डला हुआ है? चलिए आप ही बता दीजिए। अब किसके ऊपर डला हुआ है? राज्यों के ऊपर या केंद्र के ऊपर? मौजूदा स्थिति क्या है? अगर कहीं नाइट कर्फ्यू लग रहा है तो वो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर रही है या राज्य सरकार, जिलाधिकारी? अनुराग जी, ये डिबेट राज्य सरकार कर रही है। अनुराग राज्य सरकार कर रही है ना सर, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। करना चाहिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नई जैकेट पहन के लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में। चलिए डिटेल नहीं करते सर। जो तथ्यात्मक बात है सिर्फ वही करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हेल्थ स्टेट मोदी साहब सब्जेक्ट अब गायब हैं। सख्त कदम उठाने की जिम्मेदारी राज्यों की। इस बात पर आप भी टिके, अच्छी बात है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। आलोक जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव साहब, आपने सुना तमाम नेताओं को। मैं अनुराग भदौरिया साहब का भी रुख करूंगा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन क्या इस देश की पॉलिटिकल क्लास, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ईमानदार हैं, गंभीर हैं कोरोना के खतरे को कम करने के लिए? डॉक्टर राहुल भार्गव। अनुराग जी, अगर कॉमन आदमी की बात आप सुनना चाहते हैं, जो आम आदमी बात करता है, जो भीड़ का पार्ट नहीं है, उन रैलीज का पार्ट नहीं है, तो सच्चाई यह है कि पॉलिटिकल पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती है, आम जनता की राजनीति नहीं करती। आपने अस्पताल बंद कर दिए, एम्स की ओपीडी बंद कर दी, जेपी ट्रॉमा सेंटर बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, बट रैली बंद नहीं हुई। वाह विडंबना देखिए। 2 साल में कोरोना की मास्क की बात करते रहे, 2 गज दूरी रोज एयरटेल के मोबाइल पे सुनाते रहे, पर जब रैली की बात आई तो एक भी राजनेता ने, वो प्राइम मिनिस्टर हो या विपक्ष का कोई भी बड़ा लीडर हो, उसने अपने अनुयायियों को ये नहीं बोला कि मास्क पहन लेना। ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको कोविड सर्टिफिकेट चाहिए, मॉल में जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, बट रैली में जाने के लिए वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं चाहिए। वाह, ये विडंबना है इस देश की, क्योंकि वी आर द प्रोसेस ऑफ परमानेंट इलेक्शनरिंग। हमें सिर्फ एक ही चीज से देश में मतलब है अनुराग जी, वो इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। क्या पॉलिटिकल पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, किसी ने भी, एक ने भी बोला कि मास्क पहनिए? बंगाल में 75% केसेस बढ़ गए। पंजाब, उत्तर प्रदेश के पंचायत इलेक्शन में 1600 टीचर्स की जान चली गई। उनकी जान कीमती नहीं थी, पंचायत इलेक्शन जीतना जरूरी था, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीतना जरूरी था। 10,000 लोग एम्स की ओपीडी में रोज आते हैं, आपने ओपीडी बंद कर दी, उसका कौन खामियाजा भुगतेगा? जेपी ट्रॉमा सेंटर से आज फोन आया कि एएमएल का बच्चा है हमारा हस्बैंड,
कोटा से पैसा नहीं है, इलाज कहां कराएं, क्योंकि एम्स कह रहा है कि कोविड के चलते इलाज नहीं होगा। तो रैली के लिए आपके पास समय है, रैली के लिए आपके पास जनता है, रैली के लिए आपके पास प्रशासन है, पर आपके लिए सुशासन जब आती है स्कूल की, कॉलेजेस की और हॉस्पिटल की, तो आपके पास एक ही उत्तर है, बंद कर दीजिए। 2 साल से स्कूल बंद कर रखे हैं आपने। कब से आपके बूस्टर की बात चल रही थी? अक्टूबर, आप याद करिए 8 मई को अनुराग जी आप ही के चैनल पे दिखाया गया था, नीति आयोग ने कहा था कि बच्चों की तीसरी वेव आएगी। मई में बोला, अगस्त में बोला, सितंबर में बोला, और वैक्सीनेशन कब चालू हुई बच्चों की? 3 जनवरी को। क्या ऐसी प्रेसिंग नीड थी कि हम बच्चों की वैक्सीन पहले नहीं दे पाए और स्कूल खोल पाए, जब पूरे विश्व ने अप्रैल से अपना स्कूल खोलना स्टार्ट कर दिया? हमारे देश में आपको पता है सोशल वायलेंस बढ़ता जा रहा है बच्चों के स्कूल की वजह से, मेंटल ट्रॉमा बढ़ता जा रहा है उन बच्चों का। उनकी किसी को चिंता नहीं है, चिंता हमें इलेक्शन की है, वो वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। डॉक्टर भार्गव, सुनो, पब्लिक की बात सुनो। डॉक्टर भार्गव, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, बहुत वैलिड पॉइंट आपने कहा। अनुराग भदौरिया साहब, आपने सुना डॉक्टर राहुल भार्गव को, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बेबाकी से अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये अलग बात है कि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो एक आम भारतीय के तौर पर बोल रहे हैं, नागरिक के तौर पर बोल रहे हैं। आपको लगता है कि अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि तमाम राजनीतिक दलों को पहल करनी होगी, दूसरे ने पहल नहीं की है, इसका मतलब हम भी शांत बैठे रहें, ये नहीं चल पाएगा? अनुराग भदौरिया साहब, देखिए, मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आती, आपकी डिबेट का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है देश में, और लोकतंत्र में चुनी हुई जो सरकार होती है वो कानून बनाती है, वो गाइडलाइन जारी करती है, विपक्ष नहीं करता है। आप हर चीज विपक्ष से पूछ रहे हैं। सवाल ये है, अरे सवाल सरकार से पूछिए कि आपने अभी तक क्यों नहीं, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 1600 लोगों की उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में उनकी जान गई, किसकी नाकामी से गई? ये सवाल पूछिए आप। क्यों नहीं उसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव रोका गया? समाजवादी पार्टी ने कहा था कि चुनाव रोक दीजिए, तो वहां पे समाजवादी की पार्टी क्यों नहीं पार्टी की बात क्यों नहीं सुनी गई? उसमें समाजवादी पार्टी की बात सुन लेते, आप यहाँ पे पंचायत के चुनाव रोक देते तो 1600 लोगों की जान नहीं जाती ना। 1600 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। जितनी गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने कहा कि चुनाव टाल दीजिए, उतनी गंभीरता के साथ जब चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंची, तब समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कहा कि विधानसभा चुनाव टाल दीजिए? लीडर ने मास्क पहना था क्या? अनुराग जी, आपके लीडर ने इंजेक्शन लगाया, टीका लगवाया? मैं अपनी बात के हो गया, मुझे बोलने दीजिए। हो गया सवाल, हो गया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, सवाल मैंने क्या बोला आपसे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी माने उसको अपने सुविधा अनुसार अपनी बातें करती है। लगातार सभी कह रहे हैं कि कोविड का प्रकोप आ रहा है, कोविड आने वाला है, कोविड आने वाला है, कोविड आने वाला है, कोविड आ रहा है। उसके बावजूद भी गाइडलाइन नहीं बनाई अभी तक। क्यों नहीं गाइडलाइन बनाई भाई? रात को 8 बजे। अरे अनुराग भदौरिया साहब, चुनाव आयोग की टीम जब लखनऊ पहुंची आप लोगों से मिलने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलने, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो सुझाव दे देती ना कि साहब यूपी में आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना का, 1 महीने के लिए चुनाव टाल दीजिए, पीक गुजर जाएगी, फिर कर लीजिएगा चुनाव। आंकड़ा कौन देगा प्रभु? आंकड़ा विपक्ष देगी क्या? आंकड़ा सरकार बताएगी कितने आंकड़े? आपने आंकड़े दिए? 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कितने कोरोना के केस आए हैं, ये उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है सर, आप भी जानते हैं। अरे पत्रकारिता सुन तो लीजिए, आपकी पत्रकारिता पे मुझे शर्म आ रही है। ये 2 दिन से आंकड़े आने 3 दिन से शुरू हुए, उसके पहले आंकड़े कब आए हैं? क्या आंकड़े आए हैं बताइए? जिस दिन लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता था यूपी में कोरोना के कितने केस हैं? अरे आप बहस मत कीजिए, बताइए 10 दिन। अरे आप बताइए ना, आपने मेरी पत्रकारिता पे सवाल खड़ा किया। चुनाव आयोग की टीम जिस दिन लखनऊ में थी, क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता था कि यूपी में कोरोना के केस कितने हैं? डर के मारे पत्रकारिता कर रहे हो। आपको नहीं पता था क्या? अगर ऐसा है तो ये आपके लिए शर्म की बात है। आप जिस सूबे में आप सत्ता चमकाने की कोशिश करते हैं, उस सूबे का हाल क्या है ये आपको नहीं पता है। पहले आंकड़े क्यों नहीं दे सकती थी? क्यों नहीं आंकड़े पहले दिए? क्यों नहीं इस बात की सरकार ने? अफसोस की बात है अनुराग भदौरिया, बात की चिंता जताई। सब चिंता जताई तो सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार खाली इंतजार करेगी कि विपक्ष करेगी। अरे नहीं, यहाँ महंगाई भी विपक्ष ने बढ़ा दी, बेरोजगारी भी विपक्ष ने बढ़ा दी। ना डिटेल नहीं, सिर्फ कोरोना। चर्चा को विषयांतर नहीं होने दूंगा सर, सिर्फ कोरोना की बात कीजिए। और देश की जो अर्थव्यवस्था टूटी हुई विपक्ष ने तोड़ दी। सिर्फ कोरोना की बात कीजिए अनुराग भदौरिया। कमाल की बात करते, कोरोना भी विपक्ष की वजह से बढ़ गया। माने सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। आप विषयांतर मत कीजिए चीजों को सर। देखिए, आप डिटेल नहीं कर सकते, कम से कम मेरे साथ अगर बैठे हैं तो। डॉक्टर राहुल भार्गव, आलोक जी मैं आऊंगा आपके पास। पार्टी के आपने पहल क्यों नहीं करी? आपने मास्क क्यों नहीं पहना?
आपने टीकाकरण क्यों नहीं पूछा? अगर आपको इतना पता था, 2 साल से आपके कार्यकर्ताओं को पता है कि मास्क पहनना चाहिए, और आप भैया सरकार से भी पूछ लो इतनी ताकत से। से। डॉक्टर साहब इतनी ताकत से योगी जी से पूछने की हिम्मत जुटाइए, डर क्यों रहे हैं? इतनी ताकत से योगी जी से हम पूछिए, कहाँ डर रहे हैं? पीएम हम तो से सबसे पूछिए, पूछ रहे हैं। डरिए मत। पूछिए कैसे मुख्यमंत्री आप हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड बढ़ रहा है? पूछिए, ये हिम्मत है पूछने की? ठीक है, इतनी डॉक्टर तेज राहुल से आप भार्गव, विपक्ष से पूछ डॉक्टर रहे हो। राहुल भार्गव, बड़ा कमाल आप के सुन रहे हैं डॉक्टर अनुराग साहब, भदौरिया को। आप सरकार क्या से ये नहीं कर पा दलील रहे। वाकई वैलिड हो विपक्ष से सकती पूछ है? रहे हैं आप भी। डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये सवाल प्राइम क्या मिनिस्टर से पूछना चाहिए। क्या ये दलील वाकई वैलिड हो सकती है? चूंकि आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, या पूछ रहे हैं तो भी हमसे मत पूछिए, चूंकि हम विपक्ष में, हम जो चाहे वो करेंगे, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है जो सत्ता में, लिहाजा हम रैलियां करते रहेंगे, बिना मास्क के जाते रहेंगे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना वैक्सीनेशन के, क्योंकि हम विपक्ष में, ये हमारा प्रिविलेज है। हमसे सवाल मत पूछिए, आप भी सरकार से सवाल पूछिए, हम भी सरकार से सवाल पूछेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या दो गलत चीजें मिलकर पॉजिटिव कर सकती हैं? क्या 2 नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव कर सकते हैं? माना सरकार पक्ष में जो सरकार है वो गलत काम कर रही थी। डेमोक्रेसी में विपक्ष बहुत एलिजिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, मैच्योर होता है। उन्होंने अपनी मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखाई? हम तो सबसे पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं पक्ष ने गलती करी, पर विपक्ष कहां गया? विपक्ष ने कौन से विपक्ष को कहीं विपक्ष से बात करती है सरकार कभी? क्या लॉकडाउन में विपक्ष से सरकार ने बात की? किसान बिल लेके आए, सरकार से बात की? पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं, सरकार से बात करते हैं? सरकार कब बात करती है विपक्ष से? सर्वदलीय मीटिंग कब बुलाती है? कभी नहीं बुलाती है। यही तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से जानते हैं सर। आप सियासतदान हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, राज की तरह से चला रही है आपकी सरकार। ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है सरकार। सर, चुनाव आयोग ने तो बैठाया था ना आपको। विपक्ष को उतना ही अनुराग भदौरिया, बिल्कुल नहीं, चुनाव आयोग ने तो बैठाया था। सरकार के पास जितनी ताकत होती है, ठीक है, माफ कीजिए डॉक्टर राहुल भार्गव, माफ कीजिए, आपको भी रोक रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, माफ कीजिए, आपको भी रोक रहा हूँ। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर डीएस राणा, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक शर्मा साहब, नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। डॉक्टर भार्गव प्लीज। आलोक शर्मा साहब, हमारे साथ अनिला जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक शर्मा साहब। इलेक्शन कमीशन की अप्रोच गलत थी, मैंने पहले ही कहा। क्या पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव रोक सकती हैं? नहीं रोक सकती। क्या पॉलिटिकल पार्टी चुनाव पोस्टपोन कर सकती है? नहीं कर सकती। सुझाव दे सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टी से जाकर पूछने का औचित्य क्या था? नहीं पता। सुझाव दे सकती हैं आलोक जी। सब आंकड़े भी एक साहब, एक आलोक जी कैसे? क्या उस सुझाव की, जिस सुझाव की कोई वैल्यू सर, अरे सर, जिस सुझाव की कोई वैल्यू नहीं है उसका क्यों मांगा जा रहा है सुझाव? आलोक जी, माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाती हैं और कहती हैं कि इस पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी लगवा दीजिए। वही पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाती हैं और कहती हैं कि ये फर्जी वोट है, इसको हटवा दीजिए। वही पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाती हैं और कहती हैं कि चुनाव का वक्त बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। अपनी सुविधा के हिसाब से सारे सुझाव दिए जा सकते हैं, चुनाव टाल दीजिए, ये सुझाव नहीं दिया जा सकता। भाई सवाल सत्ता से पूछोगे कि विपक्ष से पूछोगे? डॉक्टर साहब अनुराग से पूछ रहे हैं। अनुराग जी, आप शांत हो जाइए। आलोक जी, सब कुछ अनुराग जी, विपक्ष जो करेगा वही होगा। आलोक जी, सिर्फ आलोक जी की आवाज। अनुराग जी, सीसीटीवी कैमरे लगाना इलेक्शन कमीशन की पावर में है। इलेक्शन कमीशन की पावर में सीसीटीवी कैमरे लगाना है, इसलिए सुझाव दिया गया है। इलेक्शन को पोस्टपोन करना नहीं है, इसलिए सुझाव नहीं है, उसके कोई सुझाव की कीमत नहीं है। दूसरी चीज, वैक्सीन जब एक्सपोर्ट की थी तो राज्यों से या विपक्ष से पूछ के की थी क्या? जब ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की थी तो भी वो विपक्ष से पूछी थी। वेंटिलेटर एक्सपोर्ट हुए वो भी विपक्ष से हुए थे। वैक्सीन की अप्रूवल भी विपक्ष देता है क्या? यूपी बड़े राज्यों में वैक्सीनेशन में सबसे फिसड्डी है, वो भी विपक्ष की वजह से है क्या? हजारों करोड़ रुपया मोदी जी हैं तो मुमकिन है फ्री वैक्सीन, मोदी जी धन्यवाद, ये भी विपक्ष के कहने से किया है क्या? वैक्सीनेशन का प्लान सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा था केंद्र सरकार से, विपक्ष से नहीं पूछा था। 35,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन था, उसमें से कितना खर्च हुआ? 21,000 करोड़ रुपए। सारा अगर वैक्सीनेशन भी हो जाए अनुराग जी तो मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जो सवाल का जवाब अनिला सिंह जी को देना है,
उस सवाल का जवाब अनिला जी दें। एक मिनट, जिस सवाल का जवाब आलोक जी को देना है, कहीं ना कहीं उस आप सवाल का लोग सब जवाब आलोक मिलकर जी दें। सरकार को बचाना चाहते हैं, इस बार दुख होता है इस बात पर। आप सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अनुराग जी। अगर सरकार को बचाने की कोशिश होती है, बड़ी हास्यास्पद दलील है, तो आलोक शर्मा और अनुराग भदौरिया शो में ना बैठे होते मेरे साथ, फिर सरकार का स्तुतिगान हो रहा होता। अगर सरकार को बचाने की कोशिश होती तो अनुराग भदौरिया और आलोक शर्मा यहाँ ना बैठे होते, फिर सरकार का स्तुतिगान हो रहा होता। सर आप समझिए जरा, कमाल की बात कर रहे हैं आप, समझिए जरा, यही तो इस जमहूरियत की खूबसूरती है। फोटो तो दिखाइए ना मोदी अकाउंटेबिलिटी जी के सबकी बिना है। मास्क के। माफ कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अनिला जी एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।